Good morning, students. In our last class, we have seen that the plants and animals adapt themselves as per their habitat, right? जिसमें हमने plants का adaptation देखा था, and also we have discussed the adaptation in the aquatic animals. Now today we are going to start with our next topic, that is desert animals किस तरीके से अपने आप को adapt करते हैं as per their surrounding conditions. This thing we are discussing here. Desert animals such as camel, desert foxes, kangaroos, rats, etc. have special adaptation to live in extremely hot conditions. हमको पता है जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल, डेजर्ट फॉक्सेस, कंगारू, रैट एट्सेट्रा, इन सब की बॉडी अपने अपने आप को अडाप्ट कर लेती है टू लिव इन दैट एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, राइट? मैनी डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एक्टिव एट नाइट. बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट के समय एक्टिव होते हैं बिकॉज नाइट के समय टेम्परेचर जो है वहाँ पे कम होता है, राइट? टू अवॉइड द हीट ऑफ डे टाइम, ताकि वो डे टाइम की हीट को अवॉइड कर सकें, इसलिए वो नाइट के समय एक्टिव होते हैं और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो नाइट के समय करते हैं. दे एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन एंड ड्राई फीसेस, और उनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है और ड्राई फीसेस होता है जिससे उनकी बॉडी से वाटर का लॉस नहीं होता है. व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, कैमल डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन एट ऑल. और जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो कैमल की बॉडी यूरिन प्रोड्यूस नहीं करती है. मतलब अगर वाटर नहीं होगा तो कैमल की बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस होता ही नहीं है, जिससे वाटर का लॉस नहीं होता है. When it is available, they rehydrate themselves by drinking up to 80 liters of water in 10 minutes. और जब भी वाटर अवेलेबल होता है, जब भी उनको वाटर मिलता है तो वो अराउंड 80 लीटर वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं और उनकी बॉडी में उस वाटर को वो स्टोर कर लेते हैं. उनकी बॉडी में हम्प होता है, उस हम्प में वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं, राइट? सो दे कैन ड्रिंक अराउंड 80 लीटर्स ऑफ वाटर इन जस्ट 10 मिनट्स, राइट? So in this way they can store the food and water for the tough times when they are not having that. और जब उनको वाटर मिलता है तो वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं. The animals like polar bear, penguin, etc. which inhabit polar regions have adaptations to survive in extremely low temperature and in snow. ऐसे एनिमल्स जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है और बहुत कम टेम्परेचर होता है, जैसे कि पोलर बेयर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, इस तरह के एनिमल्स अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड इन स्नो. वो अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट कर लेते हैं कि वो इतने कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाएँ और स्नो में भी सर्वाइव कर पाएँ. दे हैव आइदर डेंस फर और thick fat filled skin to protect themselves from severe cold. और उनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत डेंस फर होता है. डेंस मतलब घना फर होता है, जिससे कि वो कोल्ड को सहन कर पाएँ, उसको टॉलरेट कर पाएँ. और उनकी जो बॉडी होती है वो थिक फैटेड स्किन होती है. उनकी स्किन जो होती है वो उसमें काफ़ी सारा फैट होता है, ताकि उनकी बॉडी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर भी वार्म रहे एंड दे वुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय द फ्रॉम द सीवियर कोल्ड, राइट? नाउ what are the warm and cold blooded animals? There are certain animals which are called as the warm blooded and कुछ animals को हम बोलते हैं cold blooded animals. So what are the warm blooded and cold blooded animals? This thing we are going to discuss here. Okay, so the animals live in every part of our earth. हमको पता है हमारी अर्थ के
हर एक पार्ट पर एनिमल्स रहते हैं, वेदर इट बी डेजर्ट हो, स्नो हो, फॉरेस्ट हो, एक्वेटिक हो, ओशन वाटर हो, कहीं पे भी हर जगह किसी न किसी तरह के एनिमल्स डेफिनेटली रहते हैं. सम बी लिविंग इन कोल्ड पोलर रीजन एंड अदर इन हॉट डेजर्ट. कुछ जो है वो कोल्ड पोलर रीजन में रहते हैं, कुछ हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं. सम लिव इन वाटर वाइल सम लिव इन लैंड. कुछ जो है वो वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं. बट एवरी एनिमल ट्राई टू अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. लेकिन हर एक एनिमल अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेता है, राइट. तो हर एक एनिमल अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप में अडाप्टेशंस कर लेता है, अपने आप में चेंजेस कर लेता है. अमंग एडवांस्ड ग्रुप्स द एनिमल्स इन द ग्रुप ममेलिया ऑलवेज मेंटेन अ स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर. और अगर हम और ज़्यादा ग्रुपिंग्स की बात करें तो हमारे पास एक तरह की किंगडम आता है, दैट इज़ ममेलिया. ममेलिया मतलब मैमल्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं और एग्स हैचिंग नहीं, एग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन जिनमें नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं मैमल्स. ऑल्सो जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को भी हम क्या बोलते हैं, मैमल्स. सो ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स, राइट. सो जो मैमल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक होता है. इन द केस ऑफ मैन द बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली मैन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल टेम्परेचर हमारा इतना होता है. वेयर एवर ही लिव दिस बॉडी टेम्परेचर वुड बी मेंटेन्ड अंडर नॉर्मल हेल्दी कंडीशंस. चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा हो, ज़्यादा अगर गर्मी वाली जगह है या ज़्यादा ठंड वाली जगह है, वो कहीं पे भी रह रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, राइट. और ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स. जिन एनिमल्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना रहता है, उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स. नाउ इन एनिमल्स ऑफ ग्रुप एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया. एम्फीबिया मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. ओके, सो ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. और रेप्टिलिया मतलब जो ज़मीन पर रेंगते हैं, फॉर एग्जांपल स्नेक, लिजार्ड, ये सब क्या हो गए, रेप्टाइल्स. सो जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, द बॉडी टेम्परेचर वुड बी द टेम्परेचर ऑफ देयर आउटसाइड सराउंडिंग. उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है. मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है. दे आर कोल्ड व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ कोल्ड एंड हॉट व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ हॉट. और वो कोल्ड हो जाते हैं जब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है, और हॉट हो जाते हैं जब बाहर का टेम्परेचर हॉट होता है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स, और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट. द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फेस प्रॉब्लम्स इन एक्सट्रीम विंटर. जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको एक्सट्रीम विंटर, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन कंडीशंस में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है, एक्सट्रीम लो हो जाता है.
Because of the low temperature outside, their body temperature fall considerably and the metabolism of the body get affected. Obviously जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो उस कारण उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है और उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है. मेटाबॉलिज्म मतलब उनकी बॉडी जो खाना खाती है उससे जो एनर्जी रिलीज़ करती है उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म. तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाती है टेम्परेचर में कमी होने से. सो these animals would reduce their activity during the winter month. इसलिए विंटर मंथ के टाइम पे ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा सकें. एंड रिमेन इन देयर बरो, और वो अपने बिलों में ही रहते हैं. बरो मतलब होता है बिल, आपको पता है जैसे स्नेक्स हो गया, रेप्टाइल हो गए, वो बिल बना के रहते हैं, राइट. तो ये एनिमल्स क्या करते हैं विंटर के टाइम पे अपने बरों में ही रहते हैं, बरों से बाहर नहीं आते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हिब्रेशन, और इस फिनोमिना को बोला जाता है हिब्रेशन. जब वो अपने बिलों में अंदर ही रहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में तो उसको बोला जाता है हिब्रेशन की प्रोसेस, राइट. द हैबिटेट ऑफ बर्ड इज टॉल ट्री एंड एयर. हमको पता है बर्ड्स का हैबिटेट क्या है, बड़े बड़े पेड़, और एयर, बर्ड्स जो हैं वो या तो पेड़ों पे रहते हैं या हवा में उड़ते हैं, राइट. द बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइंड एंड लाइट बॉडीज, विंग्स, लाइट फेदर एंड टेल. जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उनके बॉडी जो है वो लाइट होती है, दे हैव लाइट वेट बॉडी. उनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, एंड लाइट फेदर्स, और उनके जो फेदर्स होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, और उनकी एक टेल भी होती है. सो ये सारे उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं. दीज फीचर्स हेल्प देम टू मूव अराउंड बाय फ्लाइंग, और ये जो सारे फीचर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो फ्लाई कर सकें, हवा में उड़ सकें. सो हवा में उड़ने के लिए सारे फीचर्स उनके लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. सम बर्ड्स लिविंग इन कोल्ड एरियाज ऑफ अर्थ फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. ऐसे बर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स चलकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं. क्यों? वो अपने आप को बचाना चाहते हैं वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में. जब इतना कम टेम्परेचर होता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, तो उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, और इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. इसलिए वो थाउजेंड्स किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हों, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन, राइट. द विंटर्स टू एरियाज विथ वार्मर क्लाइमेट टू एस्केप कोल्ड. कोल्ड से बचने के लिए वो वार्मर एरिया में चले जाते हैं, थोड़ी ठंडी प्लेसेस पर चले जाते हैं. दे लेटर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट, और बाद में कुछ समय बाद वो फिर से अपने हैबिटेट में लौट आते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज माइग्रेशन, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. हर साल विंटर के टाइम पे जो कोल्ड रीजन वाले बर्ड्स हैं वो वहाँ से उड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वार्म होता है, सो दैट दे कैन लिव देयर. और जब विंटर सीजन वहाँ ख़त्म होता है तो वो वापस उड़कर फिर से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में चले जाते हैं. सिमिलरली सम एनिमल्स इनकेपेबल ऑफ माइग्रेशन शिफ्ट टू फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव स्टेट. और ऐसे एनिमल्स जो थाउजेंड्स किलोमीटर उड़कर नहीं जा सकते हैं, जो माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं, वो फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. मतलब वो लेस एक्टिव हो जाते हैं उस समय. वो अपनी जो प्रोसेसेस हैं, जो भी उनकी बॉडी के काम है, वो उनको रोक देते हैं कुछ समय के लिए. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिमिक्री एंड कैमोफ्लेज. मिमिक्री आप सबने नाम सुना ही होगा, मिमिक्री शब्द. एंड कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आप को छुपा लेना. इट विल बी क्लियर टू यू जब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे. इन एन एनवायरनमेंट बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर. हमको पता है हमारे एनवायरनमेंट में
प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं, और वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स, और जो ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। तो हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं एज वेल एज कंज्यूमर्स हैं, जो सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वाइल अ प्रेडेटर ट्राइज टू फाइंड इट्स फूड, अ प्रे will try to devise ways to escape from their predators। जहाँ एक और प्रेडेटर मतलब शिकारी अपना फूड तलाशता है, अपना फूड पाने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी ओर जो शिकार होता है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढता है कि वो इस सिचुएशन से भाग जाए और वो शिकार नहीं बन पाए, राइट। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढने की तलाश में रहता है, और जो उसका प्रे है, जो उसका शिकार है, वो कहीं ना कहीं बचना चाहता है फ्रॉम ऑब्वियसली बीइंग द प्रे ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेडेटर, राइट। Two such methods used by organisms to avoid the predators are mimicry and camouflage। और जब प्रे अपने आप को छुपाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है प्रेडेटर से, जब शिकारी अपने आप को शिकार से बचाना चाहता है, तो उसके लिए वो दो मेथड्स का यूज़ करता है, दैट इज़ द मिमिक्री एंड camouflage, right? So what is mimicry and what is camouflage? This thing we are discussing here. In mimicry, one organism tries to mimic the appearance or sound of another। मिमिक्री में एक ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली मिमिक्री शब्द हम सब ने सुना है, जब हम किसी और की आवाज़ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मिमिक्री। तो वैसे ही कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवाज़ निकालते हैं, उसको बोला जाता है मिमिक्री। सो एज टू मिसलीड इट्स एनिमी, ताकि वो अपने एनिमी को मिसलीड कर पाएँ, उनको गुमराह कर पाएँ, राइट। हियर टू स्पीशीज रिजेंबल्स ईच अदर क्लोजली। वन स्पीशीज कॉल्ड मिमिक is palatable to its predator but resembles another species called the model। यहाँ पे बेसिकली हम दो स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, एक स्पीशी जो मिमिक्री कर रही है और दूसरी स्पीशीज़ जिसकी मिमिक्री की जा रही है प्रेडेटर को गुमराह करने के लिए, विच इज़ डिसटेस्टफुल टू द प्रेडेटर। और ये उस ऑर्गेनिज्म की या उस स्पीशीज़ की मिमिक्री की जाती है जो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर प्रेडेटर को पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका शिकारी है उसको कोई प्रजाति अगर पसंद नहीं है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी प्रजाति की आवाज़ निकालते हैं, जिससे कि वो जो शिकारी है वो वहाँ से चला जाए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है। द नॉन पॉइजनस रेट स्नेक्स ट्राई टू मिमिक द डेडली कोबरा बाय रेजिंग देयर हेड। जो रेड स्नेक्स होते हैं वो कोबरा की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। जो रेड स्नेक्स होते हैं जिनमें पॉइजन नहीं होता है, नॉन पॉइजनस रेड स्नेक्स, वो कोबरा की आवाज़ निकालते हैं अपने हेड को रेस करके, जिससे कि उनका जो एनिमी है उनको क्या लगता है कि आसपास कहीं कोबरा है और वो वहाँ से भाग जाते हैं, राइट। उनको ऐसा लगता है कि आसपास में कोई पॉइजनस स्नेक है, कोई कोबरा है, इसलिए वो वहाँ से बच के भाग जाते हैं। तो इस तरीके से जो नॉन पॉइजनस कोबरा रेड्स हैं वो कोबरा रेड स्नेक है वो बच जाते हैं। सम एनिमल्स हैव द कैपेसिटी टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग और कैमोफ्लेज। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग छुपा लेते हैं। मतलब जैसे गिरगिट है तो वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रंग बदल लेता है, वैसे ही कुछ दूसरे भी एनिमल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग सराउंडिंग्स में अपने आप को छुपा लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने प्रेडेटर्स से बच जाते हैं। द डार्क एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑफ जेब्रा हेल्प इट टू camouflage while they are inside the bushes। जो जेब्रा की वाइट और ब्लैक स्केल्स होती हैं, आपको पता है जेब्रा में वाइट और ब्लैक कलर की स्केल्स बनी होती हैं, तो वो जो स्केल्स होती हैं वो जेब्रा को हेल्प करती हैं कैमोफ्लेज में, मतलब छुपने में,
जब वो बुशेस में छुपे होते हैं, मतलब झाड़ियों में छुपे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए या तो मिमिक्री करते हैं या फिर कैमोफ्लेज करते हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर predators, right? So in this chapter what we have discussed, let us see it here. First one is the place in the environment where organisms live is known as habitat. वो प्लेस जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई जोग्राफिकल एरिया की बात की जा रही हो। अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो जो पैरासाइट्स हैं वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में रहते हैं, तो उनको उनकी बॉडी जो है, अपने होस्ट की बॉडी जो है, वो उनके लिए क्या हो जाती है? उनका हैबिटेट। एनिमल्स एंड प्लांट्स अडाप्ट टू लिव इन द एयर, वाटर और एंड ऑन लैंड। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं टू लिव इन एयर, वाटर एंड ऑन लैंड। हमको पता है जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अपने आप को कैसी भी कंडीशंस हों उसके रहने के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। द हैबिटेट कैन बी वाटर, डेजर्ट, माउंटेन एट्सेट्रा। हैबिटेट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वेदर इट बी वाटर, माउंटेन, स्नो, डेजर्ट, एनीथिंग। हर वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट, right? So hence our chapter is completed now, students. From next class we are going to start our next chapter. Okay, thank you.